स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: संसाधनों को सब्स्टिट्यूटों को नहीं दिया जाएगा। आदर्श की बातें शुरू में सभी को हास्यास्पद लगी, लेकिन उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद अधिकांश लोगों ने उनकी अटकलों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वेद विशेष रूप से आश्वस्त था, क्योंकि उसने आदर्श के साथ भ्रम में प्रवेश किया था। उन दोनों ने देखा था कि कैसे आंचल ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए खुद को मार डाला था। ऐसी मजबूत इरादों वाली महिला कभी भी ऐसा हास्यास्पद झूठ नहीं बोलेंगी जिसका मतलब है कि द्वीप के बारे में कुछ गड़बड़ है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद रात धुंध भरी थी और जीव बहुत बड़ा था, इसलिए आंचल ने ध्यान नहीं दिया कि यह एक जीवित प्राणी था। चूंकि वह हाल ही में जिंगसियांग शहर में आई थी, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा कि वहाँ एक द्वीप था, इसलिए वह उस पर चली गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि प्राणी वहाँ क्यों बैठा होगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने द्वीप को क्यों देखा। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वह उसी स्थान पर फिर से प्रकट हो गया था। वास्तव में यह क्या है? यह इतनी आसानी से सुरक्षित क्षेत्र में घुसने में कैसे कामयाब हो गया? यह बताने की जरूरत नहीं कि यह इतना बड़ा है था कि खुद को एक द्वीप के रूप में छिपा सकता था। रेणु को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि आदर्श सच बोल रहा था। यदि उन्होंने प्रशांत महासागर में छाया नहीं देखी होती, तो उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि वहां इतना विशाल प्राणी मौजूद है कि उसे एक द्वीप समझा जा सकता है। आदर्श की अटकलें वास्तव में आंचल के बयान के लिए एकमात्र सही स्पष्टीकरण थी। यह एक द्वीप नहीं था, बल्कि एक जीवित प्राणी था जो मानव क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। एक विशाल समुद्री जीव जो या तो मनुष्यों के लिए हानि रहित था या मानता था कि मनुष्य इसके ध्यान के योग्य ही नहीं थे। तो कल रात ट्विन गार्जन टावर का अलार्म बज गया क्योंकि उन्हें जीव का पता चलता था, जियांग ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप सभी किस बारे में बात कर रहे हैं। कल रात वास्तव में एक विशाल प्राणी मौजूद था। जैसे ही हमें उसकी उपस्थिति का पता चला, यह तुरंत चला गया। यह स्पष्ट था कि प्राणी हमसे लड़ना नहीं चाहता था। चाहत ने पुष्टि की। लेकिन वह प्राणी हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ओसाका जापान के मध्य में है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि इसने हमारा पीछा करने के लिए आधे जापान की यात्रा की थी? मेघना ने पूछा। इसका कोई मतलब नहीं निकला। यदि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो उसने ऐसा प्रशांत महासागर में किया होता। यदि यह हानि रहित था तो इसका उनका पीछा करने का कोई कारण ही नहीं था। यदि ट्विन गार्जन टावर पर कड़ी सुरक्षा नहीं होती तो यह संभव था कि आदर्श और उनकी टीम अभी भी इस बात से अनजान होती कि जीव उनका पीछा कर रहा है। मुझे बेचैनी होने लगी है। उस स्तर का प्राणी आसानी से एक नदी को निगल सकता है, एक पहाड़ को नष्ट कर सकता है और झीलों और समुद्रों को उलट सकता है, जियांग ने कहा। अब क्या करें? रेणु ने पूछा। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। शायद मैं अति संवेदनशील था। यह महज एक अटकल है। आखिरकार हमने अभी तक उस जीव को नहीं देखा है, आदर्श ने कहा। यह काफी अच्छा है कि हम उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बारे में चिंता करने से कोई फर्क पड़ेगा, वेद ने कहा। आदर्श ने पूरे समूह को असहज कर दिया था। सौभाग्य से वे वर्तमान में अंतर्देशीय थे, तट से काफी दूर पर। अब उनके घबराने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही समय बाद बस एक राजमार्ग पर रुकी। वे रास्ते में घर देख सकते थे, जिसका अर्थ था कि वे सुरक्षा के तहत एक सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यात्रा काफी थका देने वाली थी। आखिरकार उन्हें ओसाका से टोक्यो तक बस से यात्रा करने में कुछ समय लगा, भले ही वे राजमार्ग ले रहे थे। जब हम टोक्यो पहुंचेंगे तो मैं भी सभी को मनोरंजन के लिए किसी जगह ले जाऊंगी, रेणु ने वादा किया जब उसने देखा कि सभी का उत्साह कम था। वेद ने तुरंत उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। रेणु, टोक्यो पहुंचने के बाद हम सीधे समुद्री युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। इतनी जल्दी क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक दिन देर से पहुंचेंगे, रेणु ने मोहक स्वर में पूछा। वेद उसकी चालों से नहीं फंसता।
उन्होंने टीम को समझाते हुए कहा, जापान में समुद्री युद्ध क्षेत्र हमारा मुख्य गंतव्य है। यह हमारी पहले ट्रेनिंग का स्थान भी है। बस आपको याद दिलाने के लिए प्रत्येक देश मैजिक एसोसिएशन को संसाधन सौंपेगा और इन संसाधनों को राष्ट्रीय टीमों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान वितरित किए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमारे योगदान के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। फिर भी इतना उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, रेनो ने धीरे स्वर में कहा। मेरा मानना है कि हम में से कई लोग अभी भी एडवांस मैजिशियन नहीं हैं। यहाँ जापान में ट्रेनिंग आपके लिए एडवांस लेवल तक पहुँचने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो बेझिझक टोक्यो में आनंद ले, वेद ने बिना चेहरे बताए उत्तर दिया। एडवांस लेवल तक पहुंचने का अवसर? क्यों, कुछ अविश्वसनीय संसाधन है? वास्तव में यह क्या होगा? आहन ने चमकती आंखों से कहा। श्री शेखावत, तुम्हें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। चूंकि आप एक सब्स्टिट्यूट व्यक्ति है, इसलिए संसाधन आपको कभी भी आवंटित नहीं किए जाएंगे। बेशक इसमें नंदिनी और आदर्श भी शामिल है, शिवांगी ने मुस्कुराते और टोंट मारते हुए कहा। आहन ने तुरंत अप्रिय स्वर में वेद से पुष्टि के लिए पूछा। वेद ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, यह सच है कि संसाधनों को सब्स्टिट्यूटों को आवंटित नहीं किया जाता है। क्या बकवास है। आपको आभारी होना चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति को टीम के साथ ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया। आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है, कोई उत्कृष्ट कल्टीवेशन नहीं है, कुछ उच्च स्तरीय सोल सीड नहीं है। गगन ने बिल्कुल सही तरीके से मजाक उड़ाते हुए कहा। धिक्कार है, तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम पहले से ही एडवांस मैजिशियन हो। फिर भी तुम अभी भी मेरी तरह एक इंटरमीडिएट लेवल के बदमाश हो। आहन ने वापस जवाब देते हुए कहा। इस टीम में अभी भी बहुत सारे इंटरमीडिएट मैजिशियन हैं, जियांग ने जानबूझकर खांसते हुए कहा। ओह, मुझे माफ करे, आहन ने अजीब स्वर में कहा। वेद के पास अपने साथियों से झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में यदि आदर्श, आहन और नंदिनी ने जापान में ट्रेनिंग के दौरान खराब प्रदर्शन किया तो उनकी जगह उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले अन्य लोगों को दे दी जाएगी जो चीन के राष्ट्रीय ट्रेनिंग हॉल का बचाव कर रहे थे। आखिरकार वे टीम के लिए केवल सब्स्टिट्यूट थे। उनका व्यवहार आधिकारिक सदस्यों की तुलना में बहुत अलग था। इनकी संभावना नहीं थी कि आदर्श को बदला जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही एक एडवांस मैजिशियन था। कुछ आधिकारिक सदस्य अभी तक एडवांस मैजिशियन भी नहीं बने थे। दूसरी ओर नंदिनी और आहन को सब्स्टिट्यूट किए जाने का खतरा था। हालांकि नंदिनी की ताकत उल्लेखनीय थी, फिर भी उसे एडवांस लेवल तक पहुंचना बाकी था। इसके अलावा उसके पास सीमित संसाधनों तक ही पहुंच थी। अर्जावत के शैतान नगरी के महान डीकन के रूप में उजागर होने के बाद उसका समर्थन करने वाले सिंह कमीले ने उसे संसाधन प्रदान करना बंद कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने शिवांगी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवांगी संभवतः एडवांस लेवल तक पहुंचने के बेहद करीब थी। यह केवल समय की बात थी जब तक उसे पर्याप्त संसाधन दिए गए। इस बीच नंदिनी की कल्टीवेशन लेवल इंटरमीडिएट स्तर की सीमा पर अटक गई थी। कुछ समय से उसकी कल्टीवेशन में सुधार नहीं हुआ था। वह वास्तव में चिंतित महसूस करने लगी थी, भले ही वो ऊपर से शांत दिख रही थी। अपनी ताकत के साथ उसे राष्ट्रीय टीम को दिए गए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। दुर्भाग्य से सब्स्टिट्यूटों को कोई भी संसाधन आवंटित नहीं किया जाना था, जिससे वह एक कठिन स्थिति में आ गई। जब जापान की यात्रा समाप्त होगी तो उनमें से एक को निश्चित रूप से बदला जाएगा। यह या तो वह थी या आहन। आहन के पास एक धनी वित्तीय समूह था जो उसका समर्थन कर रहा था। जरूरत पड़ने पर उसे एडवांस लेवल तक पहुंचने में मदद करने के लिए बस बहुत सारे पैसे का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में उसके बदले जाने की सबसे अधिक संभावना थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल उड़ता हुआ खंबा। यह जानने के बाद कि टीम को एडवांस लेवल तक पहुंचने में मदद करने के लिए संसाधन प्राप्त होंगे। टोक्यो पहुंचने के बाद कोई भी शहर में नहीं रुका। वे तुरंत समुद्री युद्ध क्षेत्र के लिए शहर से रवाना हो गए।
समुद्री युद्ध क्षेत्रों में किले एक विशेष प्रकार की युद्धकालीन संस्कृति थे। टोक्यो में पूर्वी समुद्र किला लंबे समय से लोकप्रिय था। ताज़ा खून और अंगों से सैन्य प्रशांत महासागर पर मनुष्य और समुद्री राक्षसों के बीच लड़ाई सैकड़ों वर्षों से चल रही थी। समुद्र और टोक्यो के बीच किनारे पर एक विशाल किले का निर्माण किया गया था। यह पूर्वी समुद्री किला था। आसमान से नीचे देखने पर पूर्वी समुद्री किला अर्धचंद्र के आकार में बना हुआ था। स्टील की दीवारें को अब दीवारें नहीं बल्कि आधुनिक शहर टोक्यो की रक्षा करने वाले एक शानदार बांध माना जाता था। यह न केवल टोक्यो को उफनती लहरों से बचा रहा था बल्कि समुद्री राक्षसों की सेनाओं को अटैक करने से भी रोक रहा था। स्थानीय लोग इसे टोक्यो की ढाल कहते थे। टोक्यो की ढाल में दो अलग अलग परतें थी। पहली परत में बांध की ऊंचाई थोड़ी कम थी, इसलिए इसकी सुरक्षा उतनी कारगर नहीं थी। पीछे का बांध बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि 100 मीटर से अधिक लंबे समुद्री जीव को भी उस रक्षा रेखा को पार करने में परेशानी होगी। दोनों बांधों का आकार अंदर की ओर मुड़ने वाले चापों जैसा था। सिरे धीरे धीरे जुड़ गए, जिससे किले को अर्धचंद्राकार आकार मिल गया। यह पूर्वी समुद्री किला बिल्कुल नया दिखता है, जियांग ने कहा। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के अलावा यह अन्य शहरों से बहुत अलग नहीं दिखता। सड़कें भी चौकों की तरह थी, रेणु ने कहा। यह दुनिया की 4 सबसे बड़ी समुद्री किलों में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। यह समुद्र के बहुत करीब है, शिवांगी ने कहा। आइए पहले रिपोर्ट करें। मेघना उनके आगे आगे चली। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस जगह से परिचित हो। पूर्वी समुद्री किला मूलतः भूरे सफेद रंग का था। वहां सड़कें, बाजार, आवासीय संरचनाएं, ऊंची इमारतें और दुकानें थी। उस स्थान पर हर जगह समुद्री राक्षसों की लाशें बिखरी हुई नहीं थी जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय अधिकांश इमारतें और सड़कें अपेक्षाकृत नई दिखती थी। यह कमोबेश एक शहर था जिसे समुद्र सुधार के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था, जिसकी अधिकांश इमारतों की शैली बिल्कुल समान थी। जब उन्होंने सड़कों पर भारी भीड़ देखी तो उन्हें लगभग लगा कि वे गलत जगह आ गए हैं। हालांकि उन्हें पता चला कि सड़कों पर अधिकांश लोग मैजिशियन थे। किसी सामान्य व्यक्ति को देखना दुर्लभ था, क्योंकि सड़कों के किनारे दुकानें बेचने वाले भी मैजिशियन थे। वे समुद्री डिमनों की खाल, पंजे और अंगों जैसी सामग्री बेच रहे थे जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए उपयुक्त थे। आदर्श टीम के साथ नहीं रहा। टोक्यो पहुंचते ही वह चाँद के साथ पहले ही निकल गया। आखिरकार उसके हाथ में अभी भी एक भयानक गोला था जिससे उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना था। आहन और नंदिनी टीम के लिए केवल सब्स्टिट्यूट थे। उनके प्रदर्शन के बावजूद उन्हें कोई संसाधन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए टीम का पीछा किया। आखिरकार वे अभी भी उस तरह से सुधार कर सकते हैं। ट्रेनिंग तब और भी महत्वपूर्ण हो गई जब मैजिशियनों को लगा कि उनकी कल्टीवेशन एक बाधा तक पहुंच गई है। विभिन्न अनुभव, निरंतर लड़ाइयाँ, मजबूत होने की इच्छा और अपनी सीमाओं को पार करने का दृढ़ संकल्प, ये सभी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रदान किए गए थे। मेघना, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? वेद ने पूछा जब उसे पता चला कि मेघना इस क्षेत्र से परिचित थी। मैं कुछ साल पहले एक जनरल के साथ यहाँ आई थी। यह मैं पहली बार था जब मैंने मनुष्यों और राक्षस प्राणियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर युद्ध देखा। हम भाग्यशाली है, ज्वार नहीं उठा है, मेघना ने कहा। अन्य लोग मेघना को उसके पिछले अनुभव के बारे में सुनने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तभी अचानक सामने से एक तेज आवाज आई। आवाज सुनकर जमीन जोर जोर से हिलने लगी, यहाँ तक कि उनके सिर भी अचानक चकराने लगे। सभी ने अवचेतन रूप से अपने कान ढक लिए। वेद और मेघना मोर्चे के सबसे करीब थे। उन दोनों ने आगे देखा और देखा कि एक इमारत से एक खंभा टूटकर उनकी ओर उड़ रहा था। फक! आहन आश्चर्यचकित रह गया और यही वर्ड उसके मुंह से निकला। वह अपना मैजिक चलाना लगभग भूल गया। अचानक हुए इस हादसे की अन्य लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। खंभा कम से कम 1 मीटर चौड़ा और 10 मीटर से अधिक लंबा था। टीम की ओर उड़ते हुए इसने सड़क के दोनों ओर लगे सभी लैंप खंभों को खिरा दिया था। चकमा देना,
सड़क के किनारे नारंगी बालों वाला एक आदमी उन पर चिल्लाया। वो आदमी काफी हीरो की तरह था। उसे एहसास हुआ कि नंदिनी उसके सबसे करीब खड़ी थी, इसलिए तुरंत उसने विंड ट्रैक डाला और उस पर झपटा उसे दूर धकेलने की कोशिश की। खंबा अद्भुत गति से टीम पर उड़ रहा था। यह उनके सामने पहले से ही था। यदि वे केवल बेसिक मैजिशियन का एक समूह होता तो खंबे की ताकत उन्हें आसानी से कुचलकर कीमा बना सकती थी। टेलीकिनेसिस। वेद ने चांदी की चमक बिखेरी। खंबे की ओर देखते ही उसकी निगाहें तेज हो गई। उसकी ऑरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया, मानो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। खंबे से उत्पन्न हवा दूसरों पर बह गई। फिर भी विशाल खंबा टीम से 2 से मीटर कम दूरी पर होने पर कांप उठा और हवा में अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। जब वेद ने अपनी निगाहें खंबे पर टिकाई तो उसकी आंखों से चांदी की चमक निकल रही थी। जैसे ही उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाई, खंबा धीरे धीरे अजीब तरीके से जमीन पर रख दिया गया। वो है स्पेस एलिमेंट। नारंगी बालों वाला वो आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखें उत्साह से भर गई। जाने दो, नंदिनी की बर्फीली आवाज फूट पड़ी। उस आदमी ने तुरंत अपने विचार एकत्र किया और उससे माफी मांगी। वह नंदिनी को बचाने के लिए घबरा रहा था, इसलिए उसका एक हाथ उसके कंधे और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। वह नंदिनी को सड़क के किनारे खींचने जा रहा था। नंदिनी को इसकी कोई चिंता नहीं थी, यह जानते हुए कि वह आदमी केवल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। नारंगी बालों वाले व्यक्ति ने कहा, इससे मैं डर गया। मुझे लगा कि खंबा आप सभी को कुचल कर मार डालेगा। हालांकि आप जानते हैं कि किसे बचाना है। रेडू ने मजाक उड़ाया। जब नंदिनी सड़क पर थी तो निश्चित रूप से उसकी दूसरी नजर की दर सबसे अधिक थी। उसके सुनहरे बाल झरने की तरह उसके पीछे लटक रहे थे। यह जापान जैसे द्विआयामी साम्राज्य के लिए विशेष रूप से आकर्षक था। यह संभव है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था और दुर्घटना होने पर उसका तुरंत बचाव करने के लिए आया था। आदमी ने उस मौके का फायदा उठाया जब अचानक खुशी आ गई। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे देखी नजर में उड़ती हुई वस्तु को रोकने में कामयाब हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नंदिनी भी मैजिक कर रही थी, लेकिन अचानक एक अजनबी ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। वह मेरे सबसे करीब थी, बस ऐसे ही। आदमी ने अजीब तरीके से समझाने की कोशिश की। उसने तुरंत विषय बदला और कहा, मैं हीरोज हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई भी आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, आहन ने अप्रिय रूप से कहा। आखिर यह आदमी कहाँ से आया? उस आदमी की चीख से वह लगभग डर गया था। भले ही वह केवल एक खंबा था जो उन पर उड़ रहा था, छोटी सी बात पर बड़ा बतंगड़ बनाने की बात कर रहे हैं। एक खंबा हमारी ओर क्यों उड़ेगा? बकवास दोस्तों, देखो। जियांग सवाल ही पूछ रहा था कि सामने सड़क पर एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। पवित्र बकवास। ठीक दिन के मध्य में मैं वास्तव में जापान के शहर की सार्वजनिक व्यवस्था से प्रभावित हूं। 1-2 उनमें से 2 है, दोनों 10 मीटर से अधिक लंबे हैं। यह कैसा गंदा किला है? समुद्री राक्षस ऐसे ही उस स्थान में घुसने में सक्षम है? आहन ने श्राप दिया। जबकि टीम सामने का दृश्य देखकर हैरान थी, अंग्रेजी में एक घोषणा अचानक हवा में गूंज उठी। सभी कर्मी समुद्री राक्षस 19वीं सड़क पर दिखाई दिए हैं। जो लोग गैर लड़ाकू हैं उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए, यहाँ आश्रय में छिप जाना चाहिए। सभी कर्मी समुद्री राक्षसी 19वीं सड़क पर दिखाई दे। यह पुष्टि की गई कि समुद्री राक्षस 2 कमांडर लेवल के ब्लू वैली क्रूर जानवर है। लड़ाकों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर दे। घोषणा दोहराई गई। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। घटना की शुरुआत में सड़क पर भीड़ अभी भी अच्छी स्थिति में थी। हालांकि जब घोषणा में ब्लू वैली के क्रूर जानवरों का उल्लेख किया गया तो वे घबराकर भागने लगे। राक्षस कमांडर लेवल के हैं, भागो, अपनी जान बचाने के लिए भागो। इस तरफ है। नारंगी बालों वाला वह आदमी उत्साही लग रहा था। उसने तुरंत अपनी जान बचाकर भाग रहे लोगों की सुरक्षा के लिए दिशा दिखाई। ज्वार बढ़ने से पहले ही 2 कमांडर लेवल के समुद्री राक्षस दिखाई दे चुके हैं। यदि एडवांस मैजिशियंस पर नहीं पहुंचे तो लोग मर सकते हैं।
एक मिनट मैजिशियन वहीं रुक गया, यह जानते हुए कि वह अपनी गति से प्राणियों को मात दे सकता है। वह 2 कमांडर लेवल के प्राणियों को करीब से देखने के लिए काफी उत्सुक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से आश्रय स्थल पर जाओ। अरे अरे, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या आपने घोषणा नहीं सुनी? वे प्राणी कमांडर लेवल के हैं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वेद और उसके दल पर चिल्लाया। दरअसल राष्ट्रीय टीम जो अभी पूर्वी समुद्री किले में पहुंची थी अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। यदि यह तथ्य न होता कि दोनों क्रूर जानवर केवल 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि समुद्री राक्षस इतने लापरवाह थे कि इस तरह मानव क्षेत्र में आ गए। पूर्वी समुद्री किला मूल रूप से युद्ध क्षेत्र है। समुद्री राक्षसों का शहर पर इस तरह अटैक करना आम बात है। मेघना ने दूसरों से कहा, आइए उन्हें रोके। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।